अक्टूबर का महीना था 2017 का साल, तारीख 30 यानी कि 30 अक्टूबर 2017। जेट एयरवेज की एक उड़ान मुंबई से दिल्ली आनी थी। 2:55 पर इसके उड़ने का वक्त फिक्स था, 2:55 PM दोपहर को। और इस प्लेन में कुल 116 पैसेंजर सवार थे, 17 क्रू मेंबर थे। लगभग 2 घंटे की दूरी थी मुंबई से दिल्ली की और 5 बजे के आसपास दिल्ली में इसको लैंड करना था। इस प्लेन में बिजनेस क्लास भी था और इकोनॉमी क्लास भी। प्लेन टाइम पर उड़ान भरती है 2:55 पर मुंबई से। करीब 25 मिनट के बाद 3:20 का वक्त था। प्लेन को अब हवा में भी 25 मिनट बीत चुके थे। एक केबिन क्रू एयर होस्टेस शिवानी मल्होत्रा बिजनेस क्लास के टॉयलेट में जाती है। जब वो टॉयलेट में जाती है तो देखती है कि ये क्या, वो जो उसके सारे टिश्यू पेपर थे वो लगभग खत्म और थोड़े से बचे हुए थे। लेकिन उसे लगा कि अभी प्लेन में 25 मिनट के लिए उड़ान भरी है, अभी तो बहुत सारे पैसेंजर आए भी नहीं, उन्होंने यूज भी नहीं किया टॉयलेट को, तो ये टिश्यू पेपर खाली कैसे हो गया। वो बाहर निकलती हैं, फिर अपने एक सहयोगी जिनका नाम निकिता जुनेजा, तो वो निकिता को बताती हैं कि बिजनेस क्लास के टॉयलेट में टिश्यू पेपर नहीं है, जाकर तुम दोबारा रिफिल कर दो, भर दो। अब निकिता एक दूसरा बंडल निकालती है और बिजनेस क्लास की उसी टॉयलेट में जाती है और अब नया टिश्यू पेपर उसके अंदर फिक्स कर रही थी। लेकिन जब वो फिक्स कर रही तो उसको लगा कि कुछ अटका हुआ है अंदर, और जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक ये पेपर अंदर जाएगा नहीं। उसने काफ़ी कोशिश की, वो हुआ नहीं। फिर उसने अंदर हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उसने देखा कि कुछ पेपर का बंडल टाइप का अंदर फंसा हुआ है। उसे लगा शायद इसी वजह से नहीं जा रहा। उसने वो अंदर से बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसी टिश्यू पेपर के कुछ पेपर को लपेट कर उसके अंदर 2 लेटर है और वो अंदर डाल दिया था किसी ने। उसने टिश्यू पेपर को खोला और उसमें से दोनों लेटर बाहर निकाला। एक लेटर इंग्लिश में टाइप और दूसरा उर्दू में, और दोनों टाइपराइटर से मतलब कंप्यूटर से टाइप किए गए थे। अब चूंकि निकिता को उर्दू आती नहीं थी, उसने इंग्लिश वाला लेटर पढ़ा। जैसे ही लेटर पढ़ा उसकी हवाइयाँ उड़ने लगी। उस लेटर में जो लिखा था हूबहू वो ये था कि फ्लाइट नंबर 9W339, ये उस जेट एयरवेज की उड़ान संख्या थी 9W339। फ्लाइट नंबर 9W339 is covered by hijackers and aircraft should not be land and flown straight to POK, Pak occupied Kashmir, यानी पाकिस्तान में। 12 people on board. If you put landing gear, you will hear the noise of people dying. Don't take it as a joke. Cargo area contains explosive bomb and will blast if you land Delhi. मतलब इसका कुल मतलब ये था कि फ्लाइट नंबर 9W339 में हाईजैकर हैं, प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और कुल 12 हाईजैकर इस प्लेन में इस वक्त मुसाफिर की शक्ल में बैठे हुए हैं। इस प्लेन को अब यहाँ से सीधे पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर ले चलें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो थोड़ी देर में आपको आवाज़ सुनाई देगी लोगों पैसेंजर के मरने की। और इसको मजाक के तौर पर मत लीजिए, क्योंकि कार्गो एरिया में भी एक बॉम्ब है और अगर दिल्ली में आपने इस प्लेन को लैंड करने की कोशिश की POK की बजाय तो धमाका हो जाएगा और प्लेन उड़ जाएगा। अब जैसे ही इस लेटर को पढ़ा निकिता ने, उसने फौरन कैप्टन को ये लेटर आगे बढ़ा दिया। और उस वक्त कैप्टन जो थे जय जरीवाला, वो इस प्लेन के कैप्टन थे। उन्होंने जैसे ही ये लेटर देखा उन्हें लगा कि मामला इमरजेंसी है। फौरन, चूंकि ये कहा गया था कि लैंड यहाँ नहीं करना और POK ले जाना है, उन्होंने नियरेस्ट, उस वक्त जब ये प्लेन उड़ रहा था अहमदाबाद के ऊपर से उड़ा था, करीब अहमदाबाद अप्रोच करने जा रहे थे, तो नियरेस्ट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल अहमदाबाद था। फौरन कैप्टन ने अहमदाबाद ATC को कांटेक्ट किया और कहा कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और हमें प्लेन को लैंड करना है। पूछा गया क्या, क्यों, तो कैप्टन ने बताया कि इस तरीके से एक धमकी भरा लेटर मिला है और प्लेन के अंदर हाईजैकर है और कार्गो में बॉम्ब रखा हुआ है। फौरन अहमदाबाद एयरपोर्ट हरकत में आया। मैनेजर ने अपने आला अफसरों को बात की एयरपोर्ट के। इसके बाद फौरन कैप्टन को इजाज़त दी गई कि आप इस प्लेन को जो 9W339 आप अहमदाबाद के रनवे पर लैंड कर सकते हैं। उधर अहमदाबाद के रनवे पर तमाम तैयारियां हो गई। फायर ब्रिगेड से लेकर ये लोकल पुलिस को भी उधर खबर कर दी गई कि एक हाईजैकिंग का इशू है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम आनंद फानंद में भागती है। इधर थोड़ी देर के बाद आखिरकार सही सलामत 9W339 अहमदाबाद के रनवे पर उतरती है। प्लेन लैंड करने के बाद अब चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। डॉग स्क्वाड से लेकर तमाम बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंच गई। अब उन्होंने पूरे प्लेन की तलाशी ली। पैसेंजर को बाहर निकालकर किसी को भी जाने नहीं दिया, एक साथ रखा रोककर एयरपोर्ट के एक एरिया में। खाली प्लेन की पूरी तलाशी ली गई, कार्गो की तलाशी ली गई, कोई बॉम्ब नहीं। अब इसके बाद पैसेंजर की लिस्ट निकाली गई और उन पैसेंजर में 116 में ऐसे कौन से 12 हाईजैकर होते हैं या हो सकते हैं, उनकी शिनाख्त शुरू हो गई टिकट और उनके ID कार्ड के थ्रू।
पता चला कि 116 में से 116 कोई भी सस्पेक्ट नहीं है, कोई भी संदिग्ध नहीं है, सभी के जो डेटा थे टिकट पे या आईडी कार्ड पे वो जेन्युइन थे। तो फिर ये हुआ कि एक होक्स कॉल था, यह एक मजाक था। अब सवाल है लेकिन ये मजाक किसने किया? तो अब तफ्तीश शुरू हुई। तमाम जो प्लेन के स्टाफ थे, केबिन क्रू मेंबर खासतौर पर, चूंकि वही लोग थे जो पैसेंजर को देख रहे थे, अब उनसे पूछताछ हुई। तो जो शिवानी सबसे पहले जिसने नोटिस किया था कि टिश्यू पेपर बिजनेस क्लास में खत्म हो गया, जबकि अभी प्लेन ने उड़ान भरी है, किसी पैसेंजर ने इसको यूज नहीं किया, जब उससे पूछा गया तब उसने बताया कि जब प्लेन ने टेक ऑफ किया और लाइट बंद हो गई, मतलब कि अब आप आराम से टॉयलेट यूज कर सकते हैं, तो उसने कहा बिजनेस क्लास में एक शख्स बैठा हुआ था और उसने मुझसे ब्लैंकेट मांगा था, कंबल। तो मैं उसका कंबल लेने के लिए जब गई तो देखा कि वो सीट पर नहीं है। 5 मिनट के बाद वो लौटा सीट पर। फिर मैंने ध्यान दिया, उसने कहा कि चूंकि बिजनेस क्लास में मेरी ड्यूटी थी और कोई दूसरा पैसेंजर उस शख्स के अलावा उतने वक्त में किसी ने टॉयलेट का यूज नहीं किया। यानी बिजनेस क्लास में टेक ऑफ के बाद करीब 5-10 मिनट तो आपको हवा में ही हो जाता है, उसके बाद फिर लाइट होती है कि आप यूज कर सकते हैं, सीट बेल्ट बांधे रखिए, लेकिन बाकी चीजें जो खाना पीना शुरू हो जाता है। तो अब शिवानी के हिसाब से उस टॉयलेट का यूज सिर्फ एक पैसेंजर ने किया। अब उस पैसेंजर को बुलाया गया, भाई कौन? वो पैसेंजर सामने आया, उसका नाम था बिरजू सल्ला, 37 साल का एक शख्स बिरजू सल्ला। उससे पूछताछ हुई, उसने कहा मैं टॉयलेट गया था, लेकिन इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। अब फौरन बिरजू सल्ला की कुंडली निकाली गई, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। तो उधर से पता चला भाई ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। बिरजू सल्ला एक बहुत बड़े गोल्ड के और मतलब जवाहरात के व्यापारी और एक बड़े रेपुटेटेड फैमिली से अरबपति हैं, गुजरात से हैं, मुंबई में है, और मुंबई में जावेरी बाजार जैसी जगहों पर इनके शॉप हैं, अलग अलग बिजनेस है, और कुल मिलाकर अरबपति आदमी है। मुंबई के पॉश एरिया में इनका घर है और सभी जानते हैं। तो पुलिस को लगा शायद गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक ऐसा बिजनेसमैन इतना अमीर और कोई इसका रिकॉर्ड नहीं पुराना, ये क्यों करेगा ऐसा? फिर भी पुलिस की एक टीम लगी। अब वो लेटर 2 कॉपी हाथ में था, एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। अब और कोई टॉयलेट गया नहीं, क्रॉस चेक करने के बाद ये पता चल गया। तब ले देकर उस टॉयलेट का यूज एक ही शख्स ने किया। अगर उसने नहीं रखा तो फिर केबिन क्रू की गलती है या फिर कुछ और हो सकता है, लेकिन जो सबूत उस वक्त थे और गवाह वो बिरजू सल्लू की तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं। बाकी पैसेंजर को रोका, जो रोक के रखा था, फिर उनको अगली फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। बिरजू सल्ला को रोक लिया गया, कहा गया कि आपसे पूछताछ करनी, क्योंकि आप ही मेन इस वक्त संदिग्ध है। अब उसे पूरी पूछताछ हुई, लगातार मना करता रहा। इस दौरान में पुलिस की एक टीम उसके घर भी पहुंची। पता किया गया कि ये जो लेटर है ये कहां से प्रिंट हुआ और कैसे हुआ। बिरजू सल्ला के घर जो प्रिंटर था उसके सैंपल लिए गए और इस लेटर से सैंपल मैच कराए गए, दोनों मैच कर गया। जिस प्रिंटर से वो बाकी काम करता था उसी प्रिंटर से ये धमकी भरे 2 लेटर निकाले गए थे। हालांकि ये केस अहमदाबाद पुलिस के लिए इतना मुश्किल नहीं था, थोड़ी बहुत इसमें जासूसी की गई, जांच की गई और सच्चाई पता चल गई। अब 2 चीजें बिरजू सल्ला के खिलाफ थी। एक चश्मदीद एयर होस्टेस जिसने बताया कि इकलौते वही थे जिसने प्लेन में टॉयलेट का यूज किया। दूसरा वो प्रिंटर जिसे ये धमकी भरे इंग्लिश और उर्दू में जो 2 खत लिखे गए वो किस प्रिंटर से निकला था, तो बिरजू सल्ला। अब बात साफ हो गई। फिर उस लैपटॉप और कंप्यूटर को ही खंगाला गया, उसमें से आया कि हाँ ये उसी में टाइप किया गया था। फिर जो उर्दू में लिखा गया था वो गूगल के थ्रू उसको इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट किया गया था और उसकी कॉपी निकाली गई थी। अब इतना सबूत काफ़ी था बिरजू को घेरने के लिए। तो अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने अब तसल्ली से घेरा। थोड़ी देर के बाद बिरजू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा हाँ टॉयलेट के अंदर ये दोनों लेटर मैंने डाले थे, लेकिन ये फेक था, कोई बॉम्ब नहीं, कोई हाईजैकर नहीं। तो बोला फिर तुमने ऐसा क्यों किया, जबकि तुम खुद उसी प्लेन में सवार थे? आमतौर में बहुत सारे ऐसे होक्स कॉल या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड से लोग करते हैं और किसी प्लेन के बारे में। तुम उसी प्लेन में बैठे हो, तो क्या तुम्हें अहमदाबाद जाना था या कुछ और था? क्यों ऐसा क्यों किया? तब उसने जो कहानी सुनाई, खुद अहमदाबाद पुलिस को यकीन मतलब करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आगे की जो जांच हुई पता चला कि वो बंदा बिल्कुल सब सच बोल रहा है। कहानी कुछ यूं थी कि बिरजू सल्ला एक अरबपति कारोबारी मुंबई के आलीशान इलाके में रहता था। एक बीवी और 2 बच्चे, फादर 70 साल के। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बटुआ करता रहता था, दिल्ली आना जाना था। इसी दिल्ली आने जाने के दौरान इसी जेट एयरवेज की एक ग्राउंड स्टाफ से उसकी दोस्ती होती है और धीरे धीरे उस ग्राउंड स्टाफ से उसे प्यार हो जाता है।
इसके बाद दोनों एक दूसरे को इजहार करते हैं। अब उस लड़की को यह पता नहीं है कि ये शादीशुदा है, उम्र करीब 36-37 साल है बिरजू की। तो धीरे धीरे अब लड़की भी उससे प्यार करने लगती है। इसके बाद ये होता है कि हम शादी करेंगे। बिरजू का ये था कि तुम शादी करो और घर आ जाओ, मुंबई पे रहो और अपना घर संभालो हमारा। ये कहती थी नहीं मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, जो गर्लफ्रेंड थी। तो नौकरी न छोड़ने और मुंबई आने, इन दोनों चीजों से भी इनकार कर रही थी। और बिरजू को उससे बेपनाह मोहब्बत, बिरजू से बेपनाह मोहब्बत। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, बार बार मनाया। कई बार ऐसा हुआ खास उससे मिलने के लिए दिल्ली आया और वो कहे कि मेरी इस वक्त ड्यूटी है, और वो अपना चूंकि अब एयरलाइंस की ड्यूटी है, फ्लाइट को आपको अटेंड करना ही है, तो कई बार ऐसा होता था वो उसे वक्त नहीं दे पाती थी। इसको लेके कई बार ऐसा हुआ, बिरजू के मन में आया कि ये क्या है, ये कैसी नौकरी है। अच्छा, वो इस जेट एयरवेज की नौकरी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने कहा ऐसी तुमको एयरलाइंस में है तो मुंबई में कोई ज्वाइन कर लो, मुंबई की ड्यूटी ले लो। उसने कहा नहीं, मैं करूंगी तो यहीं दिल्ली में। इस चीज ने धीरे धीरे बिरजू के मन में ये कर दिया कि इस एयरलाइंस की नौकरी से उसको एक तरह से नफरत हो गई। उसे लगा ऐसा क्या करूं कि ये मेरे पास मुंबई आ जाए। तभी 2017 में ये होता है कि बिरजू के एक दोस्त की बेटी की शादी थी। उसने बिरजू से कहा कि हमारे कई गेस्ट इधर उधर से आ रहे हैं, तो हमें 2 चार्टर्ड प्लेन चाहिए ताकि गेस्ट को लाने ले जाने के लिए। अब सारे अमीर लोग, तो उसने कहा ठीक है। करीब 1.25 करोड़ रुपए में चार्टर्ड की डील हुई। उसके लिए जो बिरजू है वो दिल्ली आया और एक गल्फ की कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया। सारी डील हो गई, शादी के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन। लेकिन उसी दौरान उसको एक ख्याल आया। उसने कहा कि ठीक है, ये आ नहीं रही है, अब इश्क देखिए उसकी कहाँ तक है, ये नौकरी छोड़ नहीं रही है। उसने कहा कि क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी एयरलाइंस कंपनी खोल दूँ। अब इस डील वील के दौरान उसे एयरलाइंस के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई। गल्फ की ये जो किराए पे ले रहा था वो 2 चार्टर्ड, तो रॉयल एयरलाइंस के नाम से उसने तय कर लिया कि वो अपनी एयरलाइंस कंपनी खोलेगा सिर्फ अपनी इस गर्लफ्रेंड के लिए, और वो पूरा मैनेजमेंट उसके हाथ में देगा कि तुम संभालो, लेकिन हेडक्वार्टर मुंबई होगा, क्योंकि वही उसकी जिद थी कि वो मुंबई आए और वो जा नहीं रही थी। तो उसने ये तैयार भी कर लिया रॉयल की खोलेंगे। उसने धीरे धीरे इशारों में उसको बता भी दिया गर्लफ्रेंड को, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं हो। उसने कहा ये मजाक है, तुम पागल हो, मैं जहां जॉब कर रही हूँ करने दो। आखिर में उसे लगा कि ये किसी तरह अब आएगी नहीं। तब उसने फिर एक साजिश रची। उसने कहा ऐसा क्या करूं कि जेट एयरलाइंस ही बंद हो जाए या फिर उसका दिल्ली का दफ्तर ही बंद हो जाए। फिर उसने प्लान किया कि इसको बदनाम करते हैं। उसके बाद उसने ये पूरी हाईजैकिंग की साजिश रची और ये लेटर में लिखा कि ये दिल्ली लैंड करेगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसका मकसद ये था कि इस लेटर के बाद पैसेंजर भी शोर मचाएंगे, दिल्ली आने के बाद फिर ये मीडिया में भी आएगा, जेट एयरवेज की बदनामी होगी, जेट एयरवेज हो सकता है फिर अपना ऑफिस बंद कर दे दिल्ली से, और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड वापस उसके पास मुंबई पहुंच जाएगी। ये सोचकर उसने ये पूरी साजिश रची। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बदनसीबी ये थी बिरजू सल्ला की कि इस इंसिडेंट से सीख 9-10 महीने पहले 2016 में संसद में एक नया कानून आया, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016। और वो यह एक्ट ये था कि अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करता है और उस हाईजैकिंग के दौरान किसी मुसाफिर या क्रू मेंबर की मौत हो जाती है तो उसे एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चलेगा और उसकी जो सजा होगी वो डेथ पेनल्टी यानी सजाए मौत होगी। इसी एक्ट में यह भी लिखा था कि अगर कोई शख्स किसी प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है, अफवाह फैलाता है, झूठी र्यूमर बॉम्ब की या हाईजैकर की खबर देता है, तो ऐसे शख्स को भी एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा और उसमें जो होगा उम्र कैद तक की सजा होगी। अब ये 2016 में कानून बन गया। बिरजू को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं। उसे लगा कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो छोटा मोटा मामला 2-4 महीने में बाहर आ जाएंगे। लेकिन बदनसीबी ये कि 2016 में ये एक्ट बना, 2017 में 30 अक्टूबर को उसने ये काम कर दिया। अब इसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामला NIA को सौंपा गया, क्योंकि टेररिज्म से जुड़ी हुई चीजें वही, पहले ये था कि ये शख्स टेररिस्ट तो नहीं है। NIA ने पूरे मामले की जांच की, उसके बाद चार्जशीट दाखिल की, NIA की कोर्ट में ये मामला पहुंचा, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद NIA की स्पेशल कोर्ट 11 जून 2019 17 में ये हाईजैकिंग का ड्रामा किया गया था। उसके 2 साल के बाद 11 जून 2019 को लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला बिरजू सल्ला की सोच से भी अलग था। एंटी हाईजैकिंग कानून बनने के बाद ये पहला मुकदमा था जो बिरजू के खिलाफ था, और इसमें चूंकि एक्ट आ चुका था कि 2, अगर हाईजैकिंग की कोशिश के दौरान किसी की मौत होती है तो सजाए मौत, और अगर आप करने की कोशिश करते हैं चाहे झूठी कॉल हो, ड्रामा हो, लेकिन उससे उस वक्त तक तो पैसेंजर की हवा खराब हो जाती है, तो उसके लिए उम्र कैद। दूसरी चीज इसके खिलाफ गई, चूंकि उसने एक झूठा ये कहा कि बॉम्ब है कार्गो में, 12 टेररिस्ट हैं, POK प्लेन नहीं ले जाओगे तो सब मारे जाएंगे, तो उन
अगले 30-35 मिनट में जो कुछ पैसेंजर्स ने भोगा, मतलब मौत सामने नजर आती है ऐसे सिचुएशन में, तो ये बहुत ही सीरियस माना गया। और 2016 के उस एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत कोर्ट ने बिरजू सल्ला को सीधे उम्र कैद की सजा सुना दी। कहा इश्क में अपनी गर्लफ्रेंड को दिल्ली से मुंबई लाना चाहता था और कहा पूरी उम्र अब उसकी जेल के अंदर गुजर रही थी। तो 11 जून 2019 को यह सजा सुनाई गई। और इतनी ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि इस उम्र कैद की सजा के साथ साथ 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा बिरजू को। और ये 5 करोड़ रुपए केबिन क्रू और तमाम पैसेंजर्स के बीच बांटे जाएंगे। तो सजा तो हुई, अब 5 करोड़ रुपए का हर्जाना भी। और कोर्ट ने कहा कि जो 5 करोड़ रुपए है, इसमें कैप्टन और को पायलट इन दोनों को 1-1 लाख रुपए, क्योंकि उन्होंने बड़ा दिमाग लगाकर एयरपोर्ट पे लैंड किया। जितनी भी एयर होस्टेस थी केबिन क्रू, उन सबको 50-50 हजार रुपए, और जितने भी पैसेंजर थे 116, उन सबको 25,000 ईच। तो 5 करोड़ रुपए हर पैसेंजर को, उसमें से 25-25 हजार रुपए, केबिन क्रू को 50-50 हजार रुपए, और पायलट और को पायलट को 1-1 लाख रुपए। कोर्ट ने कहा ये दे दो, और साथ में उम्र कैद की सजा। अब अहमदाबाद की साबरमती जेल में चले गए आशिक बिरजू सल्ला। उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा होगा, और अब तो पूरी उम्र कैद। परिवार का भी बुरा हाल, खुद शायद बिरजू के सर से भी अब इसका बुखार उतरा, क्योंकि उसने सोचा नहीं था इतनी कड़ी सजा होगी। लेकिन इस फैसले को उसने फिर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 2 दिन पहले, यानी परसों जो बीत गया 7 अगस्त 2023, लगभग 6 साल तक जेल में रहने के बाद, उम्र कैद की सजा पाने के बाद, गुजरात की हाई कोर्ट ने बिरजू सल्लू को बरी कर दिया। यह कहा कि इसने जो किया था उसके फैक्ट्स के साथ बहुत सारे खिलवाड़ हुए, और लोअर कोर्ट ने उस पर ध्यान नहीं दिया। और जिस तरीके से उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, उसमें भी ये टेररिज्म वाला एंगल और बाकी चीज नहीं थी। तो 2016 का जो एंटी हाईजैकिंग एक्ट है, शायद उसका सही तरीके से पालन नहीं किया गया। और इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए न सिर्फ उसको फौरन रिहा किया जाता है, बल्कि जो 5 करोड़ रुपए ट्रायल कोर्ट ने, यानी कि निचली अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया था, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वो रकम बांट दिया गया है बिरजू से लेकर, तो फिर दोनों पायलट 1-1 लाख रुपए वापस करें, सारी केबिन क्रू, एयर होस्टेस 50-50 हजार रुपए वापस करें, और जो पैसेंजर थे जिनको 25-25 हजार रुपए दिया गया था, उनसे भी सारे पैसे वापस लेकर वो 5 करोड़ रुपए भी बिरजू सल्लू को वापस किया जाए। और अगर ये पैसे वापस नहीं मिलते इन लोगों से, तो कोर्ट ने यह भी कहा कि फिर स्टेट गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करे और वो बिरजू को दे। मतलब अगर पायलट और ये लोग नहीं दे पा रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट दे। साथ ही इस केस के दौरान जो कुछ प्रॉपर्टी और बाकी चीजें जब्त की गई थी, वो फौरन रिलीज किया जाए। और इस तरीके से इसके चक्कर में 6 साल, एक उम्र कैद को 6 साल में ही पूरा करने के बाद बिरजू सल्लू अब रिहा हो गया और वापस अपनी उसी दुनिया में लौट चुका है। गर्लफ्रेंड का क्या है इस वक्त पता नहीं, क्योंकि वो बड़ी निजी चीजें हैं तो मालूम नहीं। लेकिन 6 साल के बाद अब वो रिहा है। अब पता नहीं इस वक्त इश्क का भूत अब भी वैसा ही है, ये शायद चीजें बदल गई। तो ये थी आज की एक अजीब हवाई अपने अपने काम का माहिर। एक परफेक्ट क्राइम करने के बारे में सोचे तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले जिनका काम है क्राइम को सुलझाना, कातिल को पकड़ना, अगर वही पुलिस वाले के दिमाग में किसी दिन ये खुराफात है कि मुझे एक कत्ल करना है, मुझे एक परफेक्ट मर्डर करना है, तो वो क्या क्या प्लान करेगा। क्योंकि वो क्राइम सीन को सूंघता है, देखता है, छोटी छोटी क्लू सबूतों को पकड़ कर कातिल तक पहुंचता है। लेकिन वही अगर कातिल का रूप धारण करे तो फिर क्या क्या ऐसी चीज़ करेगा जिससे वो पकड़ा ना जाए। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसके लिए क्राइम सीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पुलिस की जो मदद करता है, वहाँ पे फिंगरप्रिंट से लेके डीएनए सैम्पलिंग, बाकी छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन अगर वही फॉरेंसिक एक्सपर्ट खुद ही ये तय कर ले कि मुझे कत्ल करना है, तो सोचिए वो क्या क्या कर सकता है। दूर क्यों जा रहे हैं, एक क्राइम जर्नलिस्ट, क्राइम रिपोर्टर जो सारी ज़िंदगी क्राइम रिपोर्टिंग करता रहता है और सोचता है कि ये यहाँ पे ये सबूत था, यहाँ ये था, इसलिए कातिल पकड़ा गया, यहाँ ये लूपहोल था, उसने ये एविडेंस छोड़ा, तो उसके दिमाग में भी आ जाए तो फिर वो क्या क्या करेगा। किसी प्रोफेसर के दिमाग में आ जाए कि एक परफेक्ट मर्डर करना है तो क्या करेगा। तो किसी भी पेशे का एक्सपर्ट अगर कभी उसके दिमाग में, हालांकि खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन आए तो क्या क्या करेगा। ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए क्योंकि आज की जो कहानी है उसकी जड़ में एक फॉरेंसिक स्टूडेंट है जो भी पढ़ाई कर रही है फॉरेंसिक की। हो सकता है आगे चलकर वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनती
और फिर बहुत सारे केसेस को सुलझाने में पुलिस की मदद करती है। लेकिन अभी जब उसकी शुरुआत ही हुई पढ़ाई की, उसने एक परफेक्ट मर्डर की प्लानिंग कर दी। उसे लगा कि अब तक जो कुछ पढ़ी हूँ उसका फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा कत्ल करती हूँ कि पकड़ ही ना जाऊँ। तो फिर क्या होता है। ये कहानी दिल्ली की है और कहानी 6 अक्टूबर की है। दिल्ली में 6 अक्टूबर को एक जगह है गांधी विहार कॉलोनी तिमारपुर इलाके में। रात को फायर ब्रिगेड और फिर पुलिस को खबर मिलती है कि इस घर में आग लग गई। एक धमाके की भी आवाज़ सुनाई देती है। पड़ोसी फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है। जिस घर में आग लगी वो आग 4थी मंजिल पर लगी थी। बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड वाले आग पर काबू पाते हैं। धमाके की आवाज़ से आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। अब जब आग पर काबू पाया गया तो फिर फायर ब्रिगेड के बाद पुलिस भी उस कमरे में पहुंचती है। कमरे का मंजर बहुत भयानक था। अंदर तमाम जली हुई चीज़ों के बीच में एक जली हुई लाश थी जो बुरी तरह जल चुकी थी। जब पता करती है पुलिस तो पता चलता है कि ये लाश इसी कमरे में किराए पर रहने वाले 32 साल के एक नौजवान जिसका नाम है रामकेश मीणा उसकी है, क्योंकि और कोई घर में रहता नहीं था। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि रामकेश मीणा यहाँ पिछले काफ़ी वक्त से रह रहा था और यहाँ रहकर वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। शायद उसका सपना आईएएस और आईपीएस बनने का था, तो यहीं पढ़ाई कर रहा था। अब इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचती है। इधर लाश को उठाकर मुर्दा घर भेज दिया जाता है। अब पुलिस तफ्तीश करती है। घर की सारी चीज़ें जली हुई थी। सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर था घर के अंदर किचन वाला, वो ब्लास्ट में उड़ चुका था। सारी चीज़ें बिखरी पड़ी थी। ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिससे पुलिस को ज़रा भी शक हो। जिसने भी देखा क्राइम सीन को यही था कि एक हादसा है, सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। पहले तो ये था कि शायद एसी में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन सिलेंडर के ब्लास्ट की वजह से एसी भी डैमेज हो गया था। लेकिन ये था कि एक हादसा है और वो भी सिलेंडर ब्लास्ट। अब लाश को भेज दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश के नाम पर और कुछ था नहीं। जो सबसे आसान तरीका आजकल पुलिस ने सबसे पहले कहा, चलो आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं कि उस रात को ऐसी अनहोनी अजीब चीज़ तो हुई नहीं थी। जब पुलिस 4 और 5 अक्टूबर की रात, यानी इस हादसे से पहले और हादसे वाली रात, क्योंकि हादसा हुआ था रात के करीब 2 बजे के बाद, तब तक तारीख 5 से 6 अक्टूबर हो चुकी थी। तो 5 अक्टूबर की रात और 4 अक्टूबर की रात सारे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगालती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है तो अचानक एक तस्वीर पर नज़र पड़ती है। 2 लोग जिनका चेहरा नकाब से ढका हुआ है, लेकिन तस्वीर से साफ है कि इनमें एक लड़का और एक लड़की है। इसी घर में दाखिल होते हुए नजर आते हैं, लेकिन दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा था। अब कोरोना या मास्क वाला सिचुएशन तो है नहीं, तो ये बात बड़ी अजीब लगी पुलिस को। या दिल्ली में इतनी ठंड या वो भी नहीं है कि 2 लोग देर रात एक घर में दाखिल हो रहे हैं और दोनों ने अपना चेहरा ढक रखा है। इस एक सीसीटीवी की तस्वीर से पुलिस को लगा कि कहीं ये हादसा की बजाय कोई साजिश तो नहीं है। अब दिमाग घूमा, लेकिन मुश्किल ये थी कि अब वो दोनों कौन है, चेहरा ढका हुआ है, कैसे शिनाख्त करें। खैर पुलिस अपनी तफ्तीश में लग गई। अब पुलिस का एंगल ये है कि एक साजिश है, क्योंकि वो जो तस्वीर दिखा रही है वो ये कि इस घर में जब आग लगी उससे करीब 40 मिनट पहले ये दोनों उस घर के अंदर दाखिल हुए और ये दोनों जब बाहर निकलते हैं उसके चंद मिनट के बाद ही आग जोर पकड़ती है और एक धमाका होता है। तो क्या ये दोनों उस घर में थे जब ये हादसा हुआ? क्या इन दोनों ने जानबूझकर आग लगाई? अब पुलिस के सामने ये सवाल, और पुलिस को लग रहा है कि नहीं, ये मामला अब साजिश का ही है, हादसे का नहीं। लेकिन फिर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम आती है और पुलिस भी मौके पर क्राइम सीन को देखती है और अचानक अब तक जो आया था इस एक सीसीटीवी फुटेज से कि एक साजिश है, वो बुलबुला बनकर रह गया। क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने यह देखा कि घर में जो एंट्री का दरवाज़ा था, एक ही डोर था, उस दरवाजे की कुंडी अंदर की तरफ से बंद थी। अब अंदर की तरफ से बंद थी तो इसका मतलब है जो उस घर के अंदर होगा उसी ने बंद किया, फिर तो बाहर से कोई आ नहीं सकता। और अंदर सिर्फ एक रामकेश। तो सीसीटीवी की 2 तस्वीरें, लेकिन इधर कुंडी का अंदर से बंद होना। पुलिस को लगा वो खामखा शक कर रही है, ये एक सिंपल हादसा है, एक सिलेंडर ब्लास्ट है जिसकी वजह से आग लगी और ये मौत हो गई। तो कुंडी अंदर से लगी होने ने भी पुलिस को एक मैसेज दिया। लेकिन फिर ये भी था कि ये 2 लोग ऐन क्राइम के वक्त इतनी रात क्या कर रहे थे। पुलिस ने फिर भी उस सीसीटीवी के जरिए उसको खंगालना शुरू किया। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कुछ कोशिशों के बाद पुलिस को ये पता चला, कुछ गाड़ी के नंबर बाकी जो सीसीटीवी कैमरे और थे उनके जरिए, दूसरे स्टेशन नंबर से जो आसपास में कहीं पार की गई थी, कि इनमें से जो लड़की है उसका नाम है अंकिता चौहान और जो लड़का है उसका नाम है सुमित कश्यप। ये दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अब पुलिस मुरादाबाद पहुंची, लेकिन दोनों घर पर नहीं थे।
दोनों के मोबाइल बंद। अब पुलिस को डाउट होना शुरू हुआ कि हादसे वाली रात ये दोनों घर पर हैं, उसके बाद से मोबाइल बंद है और फिर उसके बाद ये अपने घर से गायब है। खैर, पुलिस ने पूछताछ के बाद अंकिता और सुमित का मोबाइल नंबर लिया और उसके CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया। जब CDR पर नज़र गई तो उस नंबर के ज़रिए पुलिस ने 5 और 6 अक्टूबर के उनके मोबाइल के ज़रिए उनके लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया कि उस रात ये कहाँ थे। CCTV में वही दोनों थे, चेहरा ढका हुआ था, लेकिन कॉल डिटेल और लोकेशन ने ये पुख्ता कर दिया कि ये दोनों 5 और 6 अक्टूबर की रात रामकेश के उसी फ्लैट में थे जहाँ आग लगी थी। अब ये पुख्ता हो गया, इनका गायब होना, इनका मोबाइल बंद होना, ये सारी चीज़ें अब शक पैदा कर रही हैं। लेकिन फिर लास्ट में पुलिस आकर रुक जाती है एक जगह पर, वो ये कि अगर घर की कुंडी अंदर से बंद है तो फिर ये साजिश कैसे हो सकती है, फिर तो ये एक हादसा ही है। लेकिन इस सवाल का जवाब तभी मिले जब वो दोनों पकड़ में आए। 6 अक्टूबर का हादसा, 12 दिन बीत गया, 18 अक्टूबर की तारीख आती है और आखिरकार एक सूचना पर पुलिस अंकिता और सुमित कश्यप दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, पकड़ कर लाती है, पूछताछ करती है। दोनों पहले इनकार करते हैं, फिर बताते हैं कि हाँ मैं रामकेश को जानती हूँ। अंकिता कहती है मैं कुछ वक्त तक उसके साथ उसी फ्लैट में रही थी, लिव इन में। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, BSc फॉरेंसिक साइंस का कोर्स कर रही हूँ, तो वहाँ मेरा जाना आना था। लेकिन उस रात भी मैं मिलने गई, उसके बाद निकल गई। हादसा उसके बाद हुआ। अब पुलिस वाले के पास भी ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं, सिर्फ ये कि CCTV कैमरे में कोई शख्स आए और वो भी जानने वाला, कभी लिव इन में साथ रही है, तो इसमें क्या बुरा है। ये डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है कि ये हादसा नहीं, एक साजिश है, आग लगाई गई है, सिलेंडर में ब्लास्ट किया गया है और ये कत्ल है, ऐसा एक भी प्रूफ सबूत नहीं। अब पुलिस अपने तरीके से और इन्वेस्टिगेशन करती है। ये दोनों लगातार इनकार करते रहते हैं। दोनों पुलिस के पास हैं, लेकिन केस नहीं खुल रहा। धीरे धीरे पूछताछ के बाद पुलिस अपने नए नए तरीके से नए तमाम एंगल की जांच कर रही होती है। सिर्फ एक चीज़ पुलिस को लाकर उनकी पूरी जो शक और सवाल थे वहाँ रोक देती थी, और वो वही थी कि दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद है, यानी बाहर से कोई नहीं आया। एक पुलिस अफसर को अब ये बार बार जब सवाल आ रहा था, तब उन्होंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछा कि CCTV की तस्वीर है, 2 लोग उसी रात आए हैं, टाइमिंग मैच कर रही है, हादसे से पहले ये आए, हादसे के फ़ौरन पहले निकल गए, लड़की का कनेक्शन भी जुड़ रहा है, लिव इन में रही है, लेकिन कुंडी अंदर से बंद। मतलब वो दोनों घर गए, उन दोनों को फिर खुद रामकेश ने विदा किया। विदा करने के बाद वो सोने चला गया और इत्तेफाक से सिलेंडर में आग लग गई। तो ये पॉसिबल है। तो फॉरेंसिक टीम ने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। बट फॉरेंसिक टीम को फिर ये जब एहसास हुआ कि बार बार पुलिस वाले कुंडी पर आकर रुक रहे हैं, तो उसने कहा अच्छा ठीक है, इसको फिर से जाँच करते हैं। अब फॉरेंसिक टीम ने उस दरवाजे की कुंडी की फिर से जाँच की। ये दरवाज़ा कुछ ऐसा था जैसे आमतौर पर बहुत सारे घरों में होता है, एक लोहे के ग्रिल वाला दरवाज़ा होता है, लोहे का होता है, उसमें चौड़ा चौड़ा आप देखते होंगे, पतले पतले रॉड होते हैं, ग्रिल टाइप, और अंदर एक जाली होती है मॉस्किटोज, मच्छर, इन सबसे बचने के लिए। तो दरवाजे का पूरा ब्रैकेट तो लोहे का है, चारों तरफ से चौड़ा है, बीच बीच में लोहे के रॉड होते हैं, और फिर उसके अंदर एक जाली होती है, मच्छर वच्छर ना घुस जाए, और उसके बाद अंदर कुंडी होती है। फॉरेंसिक टीम ने अब दोबारा दरवाजे की जाँच की। जब जाँच की तो पाया कि जहाँ पे कुंडी थी वहाँ पे एक छोटा सा होल था, और वो होल शायद काटा गया था, और फिर उसे वापस मोड़कर सीधा करने की कोशिश की गई। लेकिन वो होल इतना छोटा था, पुलिस वाले ने, बहुत सारे लोगों ने हाथ डालने की कोशिश की, हाथ पहुँचा नहीं वहाँ से कुंडी तक। रामकेश की माँ वहाँ पहुँची, वहीं थी। जब पुलिस वाले के हाथ नहीं पहुँचे तो रामकेश की जो माँ थी, बहुत ज़्यादा उनका वेट भी नहीं था। पुलिस वालों ने कहा कि आप ट्राई की जान। उन्होंने उसी जाली से हाथ डाला कुंडी तक, बहुत ही आसानी से उनका हाथ पहुंच गया और कुंडी खुल भी गया, बंद भी हो गया, हाथ निकाल लिया गया। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम समझ गई। इसके बाद अंकिता चौहान को बुलाया गया, सुमित को बुलाया गया, और इसका एक और दोस्त था संदीप, जिसकी उस घर में उस रात मौजूदगी एक और कैमरे से साबित हो गई थी, और ये तीनों मुरादाबाद के थे। सुमित और संदीप से भी कहा गया तुम हाथ डालो, उन्होंने हाथ डाला, वो कुंडी तक नहीं पहुंच पाया। जैसे ही अंकिता को कहा गया तुम हाथ डालो, अंकिता ने हाथ डाला और उसके हाथ कुंडी तक पहुंच गए। अब ये क्लियर हो गया कि अगर ये साजिश है तो साजिश की कहानी ये है कि इन लोगों ने ही मारा है। उसके बाद बाहर निकलते वक्त जाली काटी थोड़ी सी, उसके बाद अंदर हाथ डालकर अंकिता ने कुंडी को बंद कर दिया, जाली सीधी कर दी और चले गए, ताकि ये लगा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है।
जैसे ये चीज़ क्लियर हुई, अब फ़ौरन पुलिस ने अपने तरीके से तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। जब पूछताछ शुरू कर दी तब अंकिता टूट गई, सुमित भी टूट गया, संदीप भी, और फिर तीनों ने एक ही कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि 2025 में ही मई में अंकिता, जो बीएससी की स्टूडेंट थी, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी, वो एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहती थी। उसकी ज़िंदगी में एक बॉयफ्रेंड था जो मुरादाबाद का रहने वाला था और उसका नाम था सुमित कश्यप। बाद में इनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अब फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए अंकिता दिल्ली आ गई। यहाँ उसने दाखिला ले लिया और पढ़ाई करने लगी। अब उसे रहने के लिए एक जगह चाहिए। इसी दौरान में उसकी किसी इंस्टीट्यूट और कॉलेज में मुलाकात हुई रामकेश मीना से, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका ड्रीम था कि एक आईएएस या आईपीएस अफसर बनना। तो दोस्ती के बाद उसे पता चला कि रामकेश रेंट पर तिमारपुर में रहता है और वहाँ कमरा भी एक एक्स्ट्रा है। तो उसने कहा ठीक है, हम वहीं रहते हैं, दोनों दोस्त थे। अब दोनों ने शेयर किया रेंटमेंट और वो एक तरह से लिव इन में रहने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। एक रोज़ अंकिता को पता चला कि रामकेश ने उस घर में रहने के दौरान उसकी कई सारी ऑब्जेक्शनेबल तस्वीरें और वीडियो अपने लैपटॉप में सेव कर लिया। आपत्तिजनक तस्वीरें थी। जब अंकिता को पता चला, उसने रामकेश से कहा कि देखो ये सब डिलीट कर दो, ये ठीक नहीं। रामकेश ने कहा ठीक है करूँगा, लेकिन वो करता नहीं था। धीरे धीरे वक्त बीता। अंकिता को गुस्सा आना शुरू हुआ। उसे लगा कि ये शख्स उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने एक रोज़ अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप को फ़ोन किया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है, मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो रामकेश के लैपटॉप में हैं और वो डिलीट नहीं कर रहा है। आगे चलकर इससे मेरी बदनामी हो सकती है। मैंने उसको हर तरह से समझाया पर वो मान नहीं रहा। क्या करें? तो फिर इन दोनों ने मिलकर तय किया कि उसको रास्ते से ही हटा देते हैं और उसके लैपटॉप, हार्ड डिस्क से सारी चीज़ें निकाल लेंगे। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त संदीप को शामिल किया। अब जो सुमित कश्यप की कहानी है वो ये कि मुरादाबाद में इसकी एलपीजी की एजेंसी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चूँकि अंकिता वहाँ रही थी, उस घर के नक्शे और सारी चीज़ें पता थी। इन लोगों ने बैठ के प्लान किया कि कैसे करना है। अब यहाँ दो एक्सपर्टी रखने वाले, एक जिसको एलपीजी की जानकारी थी, दूसरी जो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही है और बेसिक जानकारी थी कि क्राइम सीन में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें पुलिस को उलझा सकती हैं। दोनों मिलकर अब प्लान कर रहे हैं। लंबी प्लानिंग के बाद ये तय हुआ कि पहले रामकेश को मारेंगे गला घोंटकर। फिर सुमित का रोल ये था कि वो वहाँ पर एलपीजी जो सिलेंडर रखा हुआ है उसके नॉब को उतना ही खोलेगा जिससे धीरे धीरे गैस बाहर है, और वो पाइप उसके सर के पास रख देगा और फिर एक माचिस से घर में आग लगाएगा और इसके बाद वो लोग निकल लेंगे। धीरे धीरे बाद में वो सिलेंडर में जब ब्लास्ट होगा तब घर में कोई नहीं होगा, वो लोग दूर जा चुके होंगे। तो सबसे पहले संदीप, सुमित और अंकिता, इन तीनों ने मिलकर 6 अक्टूबर की रात उसके घर पहुँचे। चूँकि अंकिता पहले से वहाँ रह चुकी थी। उसके बाद उन्होंने उसको गला घोंट कर मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश को बिस्तर पर रखा। बिस्तर पर रखने के बाद घर में पड़े जो तेल है, वो पेट्रोल, ये सारी चीज़ें उसके बॉडी पे डाली। आग अभी तक नहीं लगाई। फिर वो सिलेंडर को लेकर आए। सिलेंडर के पाइप को उसके सर के पास रखा। नॉब को इतना ही खोला कि एक साथ पूरा गैस नहीं, जैसे स्लो मोड पे गैस चलाते हैं हम, सेम उतना ही। ये सब करने के बाद इस दौरान में अंकिता ने कहा कि अगर ये पुलिस को यकीन दिला दें कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, यानी कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं, एक हादसा ही नज़र आएगा। तब अंकिता ने दरवाज़ा के पास उस जाली में थोड़ा सा कट किया, अपने हाथ को डाला और देखा कि यहाँ से कुंडी लगा सकती हूँ। ये सब कुछ तय हो गया। फिर उसके बाद आग लगाई गई लाश को। तेल और पेट्रोल डालने के बाद गैस ऑन कर दिया गया। अब धीरे धीरे गैस रिस रहा है, धीरे धीरे आग बढ़ रही है और इस दौरान में ये तीनों बाहर निकलते हैं। अंकिता हाथ डालकर उसी जाली से कुंडी को अंदर से बंद कर देती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद आग धीरे धीरे लौ तेज़ पकड़ती है और फिर पाइप को भी अब जलाना शुरू कर देती है, क्योंकि पाइप रबड़ का था। और धीरे धीरे इसके बाद सिलेंडर तक पहुँचती है और सिलेंडर में धमाका होता है। जब धमाका होता है तो पड़ोसियों को आवाज़ जाती है और फिर वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस पहुँचती है और इस तरीके से रामकेश की मौत की कहानी सामने आती है। तो अश्लील तस्वीरों की वजह से अंकिता ने यह कत्ल किया। पुलिस को लैपटॉप तो मिला, इन लोगों ने जाते वक्त हार्ड डिस्क ले लिया, लैपटॉप छोड़ दिया था ताकि पुलिस को ये भी शक ना हो कि लैपटॉप गायब है, मतलब, और इसके पीछे साजिश हो सकती है। यहाँ पे भी पूरी प्लानिंग थी
कि लैपटॉप अगर गायब कर दूं, मोबाइल गायब कर दूं, तो पुलिस को लगेगा ये कीमती चीज़ गायब है, इसमें साजिश हो सकती है। उन्होंने लैपटॉप को तो कुछ नहीं किया, हार्ड डिस्क निकाल कर ले गए जिसमें तस्वीरें थी, अंकिता को पता था, और फिर वहाँ से निकल गए। तो फुल प्रूफ प्लानिंग करने की कोशिश की थी एक फॉरेंसिक स्टूडेंट ने, एक जिसे सिलेंडर की जानकारी थी, और लगभग ये कामयाब हो गए थे। लेकिन वो जो कुंडी वाली बात थी, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने उसको पकड़ लिया। तो एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है। अभी अंकिता एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, और जो क्राइम सीन पर पहुंचे थे वो उसके उस्ताद थे। तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि इस कुंडी को बाहर से हाथ डालकर बंद किया, और इस तरीके से ये केस खुल गया। शुरुआत में मैंने कहा था कि अगर हर टीम के एक्सपर्ट ये सोचना शुरू कर दें कि मुझे एक परफेक्ट क्राइम करना है, तो सोचिए कितना खतरनाक हो जाता है। पूरा करियर पड़ा था, फॉरेंसिक की पढ़ाई थी, आने वाले वक्त में क्या पता वो एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर होती, पुलिस की मदद करती, लेकिन अब शायद पूरी ज़िंदगी, पूरी उम्र उसे जेल में काटनी होगी। तो ये थी आज